सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर में। दोस्तों 20 जनवरी 2023 को हुए सीटेट पेपर 1 मैथ्स के क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आशा है आपको मेरा ये सीटेट पेपर 1 का मैथ्स का सीरीज अच्छा लग रहा होगा। धीरे धीरे ही सही बट आप लोग देख रहे हैं और मुझे कमेंट जरूर कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ a एंड b आर डिजिट एंड ये दिया हुआ बोला कि a और b कोई अंक है और ये आपको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है 623 418 b08। तो पूछा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं और ए और बी की वैल्यू दे दी है। तो स्टार्ट करते हैं कि माइनस करना है ना, हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें ए की जगह पे कि अगर 3 और यहाँ पे जो वैल्यू आए अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 हो जाए। तो 3 में से कुछ भी आप घटाएंगे तो 8 तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके यहां से 10 के रूप में कैरी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 13 हो गया। 13 में से कितना माइनस करेंगे कि 8 हो जाएगा। तो 13 माइनस 5, तो a की वैल्यू को अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ 8 आ गया। ओके, अब ये क्या हो गया, इसके यहां से चूंकि कैरी हमने लिया था 10 तो ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ तक तो ठीक है। अब 6 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो a की जगह पे क्या आया 5, a की जगह पे आया 5 और b की जगह पे आया 2। तो a की जगह पे 5 और b की जगह पे 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स अरेंज्ड सम फ्लावर्स इन 4 कॉलम सच दैट each column had 6 flower in it। जेम्स एक लड़का है जिसने 4 कॉलम में कुछ फूलों को इस तरह से अरेंज किया है कि प्रत्येक कॉलम में 6 फूल आए हैं, ठीक है। इफ जलील wants to arrange these flowers in 8 column, जलील एक दूसरा लड़का है जो चाहता है कि इन फूलों को 8 कॉलम में रखा जाए। How many flowers should be there in each column so that each column contain equal number of flowers? ठीक है, तो जलील जो चाहता है कि इन फूलों को 8 कॉलम में रखा जाए तो उसको प्रत्येक कॉलम में कितने फूल रखने पड़ेंगे जिससे क्या हो कि प्रत्येक कॉलम में इक्वलिटी आ जाए। मतलब प्रत्येक कॉलम में यानी 8 कॉलम में प्रत्येक कॉलम में इक्वल नंबर्स ऑफ फूल यानी फ्लावर्स आ जाए। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम 4 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं बट ऐसे ही हो जाएगा, नॉर्मल है। तो क्या करते हैं, देखिए जेम्स अरेंज सम फ्लावर्स इन 4 कॉलम, ये 4 कॉलम आ गए 1 2 3 4 सच दैट ईच कॉलम है 6 फ्लावर्स। तो प्रत्येक कॉलम में कितने फूल हैं, प्रत्येक कॉलम में 6 फूल हैं। ये देखिए किसी भी तरीके से 6 हो जाना चाहिए, तो 6 प्रत्येक में है, ठीक है। तो टोटल कितने फूल हो गए, टोटल फूलों की संख्या हो गई 24। देखिए 6 4 जा 24, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं 24। अब आपको क्या करना है कि एक लड़का है जलील जो चाहता है कि इन्हीं फूलों को 8 में अरेंज किया जाए। तो 8 कॉलम बनाना होगा, 8 कॉलम चाहिए उसको। अब बताइए अगर हम आधा आधा सभी में से हटा दें, हाफ कर दें, ये 4 कॉलम उठ के इधर चला जाएगा। यहां से मैं देखिए 1 2 3 4 ये कर दिया मैंने, 8 कंप्लीट हो गया। और ये 3 फूल यहां से 3 फूल मैं यहां कर देता हूं। देखिए ये जो नीचे वाला फूल है ना, यही इसी फूल को मैंने यहां से उठा करके कहां कर दिया, वहां। देखिए तो
8 कॉलम भी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्रत्येक कॉलम में कितने आए, 3 फूल आए। तो इसका आंसर तो 3 होगा ही सही। ये तो हमने एक डायग्राम के थ्रू हमने आपको बताया। बट अगर नॉर्मल करना होगा तो देखिए 4 कॉलम में प्रत्येक में 6 हैं, तो टोटल फूलों की संख्या 24 हो गई। अब करना क्या है कि 8 कॉलम में इसको डिवाइड करना है, तो बस 8 कॉलम में ही डिवाइड कर दीजिए। कितने आएंगे प्रत्येक कॉलम में, 3 आएंगे। ये नॉर्मल आप इसके थ्रू जाएंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए भेजा है, बनाया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लगातार सम संख्याएं हैं तीनों में, अगर इसमें 8 है तो इसमें 10 है तो इसमें 12 है, तो 3 लगातार हो गए ना, 8 10 12। लेकिन 8 10 12 संख्या नहीं होगी, क्योंकि 12 10 22 और 8 30 हो जाएंगे टोटल। हमें 12 को ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, 2। तो अगर इसमें 2 बड़े रखे हुए हैं तो अगला 4 और अगला 6, तो 2 + 4 + 6 कितने हो गए, 12 हो गए ना। तो प्लेटों में रखे हुए बड़ों की संख्या यही थी, कितनी थी, 2 4 और 6, और यही लगातार सम संख्या है। तो मैक्सिमम नंबर कितना रखा हुआ है, 6। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सबसे ज्यादा जो प्लेट में बड़े रखे हुए हैं उनका संख्या है 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ललित ने कागज की एक शीट पर 2 से 50 तक की संख्याएं लिखी। उसने 2 पर घेरा लगाया तथा 2 के सभी गुणजों को काट दिया। देखिए ललित ने क्या किया है, पहले ललित ने 2 से 50 तक की जितनी भी संख्याएं हैं ना, सॉरी सभी संख्याएं लिखी गई है ना, तो 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16, लिखना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको। 25 26 27 28 29 31 33 34 50 तक, ठीक है। फिर बोला कि तथा 2 के सब क्या किया उसने, 2 पर घेरा लगाया, 2 पर घेरा लगाया और 2 के सभी गुणजों को काट दिया। तो 2 का गुणज कौन होगा, 2 के टेबल में आने वाली सभी संख्याएं। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 10 12 14 16 18 19 16 18 20 22 24, इधर से 34 32 30 28 26 36 38 40 42 50 48 46 और 44, ये सभी कट गए। फिर उसने न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया। अब न्यूनतम संख्या कौन सा, सबसे छोटी संख्या कौन बची हुई है, 3 पर घेरा लगाया और फिर इसके गुणजों को भी काट दिया। फिर उसने न्यूनतम संख्या के सभी गुणजों को काट दिया। तो 3 दूना 6, ये ऑलरेडी कटा हुआ था, 3 तिहाई 9, ये भी कट गया, 12 कटा हुआ था, 3 पचे 15, 3 छक 18 कटा हुआ था, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24 कटा हुआ है, 27 कट गया, 30 कटा हुआ है, 33 कट गया, 36 कटा हुआ है, 39 कट गया, 42 कटा हुआ है, 45 कट गया, 48 कटा, ठीक है। अब ये प्रक्रिया तब तक दोहराई गई जब तक कि सभी संख्याएं खत्म न हो जाए। तो अगला घेरा लगेगा 5 पर और 5 के सभी गुणज कट जाएंगे। 5 दूना 10 ऑलरेडी कटा हुआ है, 15 कटा हुआ है, 20 कटा हुआ है, 25 कटा हुआ है, 25 नहीं कटा हुआ था, कट गया, 5 छक 30 कटा हुआ है, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45 और 50, ठीक।
फिर 7 का घेरा लगा, 7 दूना 14 कटा हुआ है 7 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49। फिर 11 पे घेरा लगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, ठीक है। फिर 13 पे लगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13, चलिए हो गया। फिर आपका लगा 17 पे, 17 दूना 34 कटा हुआ है, 17 तिया 51, आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगला नंबर क्या बचा, 23, ये भी घेरा लग गया, 29, ये भी घेरा लग गया, और क्या 31, फिर 37, 41, 43 एंड 47, ये सभी घेरा लग गए, क्योंकि इनका टेबल का, इनका गुणज का नहीं दे रखा था ना कोई, तो कोई बात नहीं, घेरा तो लगेगा ही। अब इसमें क्या बोला है, पहला 17 पर घेरा लगाया गया, देखिए तो 17 पे भी घेरा लगा, 29 पे भी घेरा लगा, 31 पे भी लगा, 37 पे भी, ये सभी घेरा लगने वाले हैं। कटने वाली संख्या नहीं, कटने वाली संख्या है तो ये सब है जो सभी के मल्टीपल में आ रहे थे, गुणज में आ रहे थे, बट घेरा लगने वाली संख्याएं कौन कौन है, 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 41 43 और 47, ठीक है। तो 17 पर घेरा लगाया गया तो बिल्कुल करेक्ट है, 17 पे घेरा ही लगाया गया है, ठीक है। 17 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है, 17 एक प्राइम नंबर है। और कौन कौन है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 41 43 47, ये सभी के सभी जो घेरा लगे हैं ना, ऑल आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। 19 पे भी घेरा लगेगा, 19 भी एक प्राइम नंबर है। तो आगे बोला है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो पढ़ते हैं, एक सत्य है, 1, यानी इन दोनों में से एक पहला सत्य है, दूसरा सही स्पष्टीकरण है। पहला तो बिल्कुल सही है, घेरा लगा है, दूसरा सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है, 17 एक अभाज्य संख्या, यह स्पष्टीकरण दिया गया ना, तो बिल्कुल यही वाला आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा पढ़ लेते हैं, पहला सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ये तो गलत हो गया है। सी, एक सत्य है परंतु दूसरा सही स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्टीकरण बिल्कुल सही है, 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। डी, एक सत्य नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hanna has 10 cards on which 0 to 9 are written. She wants to make a 3-digit number using these cards without repetition. If she used cards being 4 and 5, then the number of 3-digit numbers she can form which are divisible by 9 each. कहा रहा है कि हन्ना के पास, हन्ना एक लड़की है जिसके पास 10 कार्ड हैं, उन कार्ड्स पर 0 से लेकर 9 तक के सभी अंक लिखे हुए हैं। She wants to make a 3-digit number, वह 3 अंकों की संख्याएं बनाना चाहती है। Using these cards without repetition, वो ऐसी संख्या बनाना चाहती है जो 3 डिजिट का हो लेकिन रिपीटेशन नंबर का ना हो, मतलब एक बार अगर 3 आ गया तो 3 दोबारा नहीं आएगा उसमें, ठीक है। If she used cards being 4 and 5, इसमें एक और कंडीशन की वो जो कार्ड यूज कर रही है ना उसमें 4 और 5 वाला वो जरूर कर रही है, तो जो नंबर का फॉर्मेशन होगा 3 डिजिट का वो उसकी संख्याएं कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए, एक तो सबसे पहले कि 4 और 5 का यूज होगा ही होगा, ठीक है, 4 और 5 का यूज करना है। तो अब हम देखते हैं पहले 9 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं कौन सी है। तो 9 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि द सम ऑफ द नंबर्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। दिए गए संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो दैट नंबर आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 9। जैसे सपोज दैट 2 3 2 4 इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, तो हम 4
प्लस 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया 5 2 7 4 11 11 9 से डिविजिबल होता है नहीं, तो ये भी नहीं है डिविजिबल। चलिए इसमें हमने ऐड कर दिया 7, अब कितना हो गया 11 और 7 18, 18 डिविजिबल होता है, ये 9 से हो जाएगा डिविजिबल। तो इस तरह से 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आप देख सकते हैं। अब 9 के टेबल में जो भी संख्या आएगी ना, अगर वो सम आ रहा है तो आप समझिए कि वो डिविजिबल होगा। तो चलिए हम लोग संख्या बनाते हैं। देखिए इन दो कार्ड्स का यूज करना है, ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहला कार्ड बनाते हैं, क्योंकि 4 यूज करना है तो सबसे छोटी संख्या तो 4 से ही स्टार्ट होगी, तो 4 का यूज करते हैं। 4 नहीं और भी हो सकती है, जैसे 1 से भी हो सकती है 1, तो करते हैं 1 4 और 5, 5 और 9 10 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब 154 भी नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो गया, एक वाला खत्म हो गया, नहीं होगा। 2 से करके देखते हैं, 245 होगा, 5 और 9 11 नहीं होगा, तो 254 भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल। 3 से करके देखते हैं, 345, क्योंकि इन दोनों कार्ड को यूज करना है तो इसको रिप्लेस करके देखेंगे, इसको इसके जगह पे, इसको इसके जगह पे, तो कितना रहा 4 3 7 5 12, क्या ये डिविजिबल है 9 से? नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी नहीं होगी। तो 4 से करके देखते हैं, तो 4 5 का है, तो 4 0 5 करके देखिए, 5 और 9, 5 प्लस 0 प्लस 4 9, तो एक संख्या आपको मिल गई, तो 405 हो गया। अगला संख्या बना के देखते हैं, 450 बन जाएगा, ये भी डिविजिबल है। अच्छा रिपीटेशन है ना, 540, ये भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 5 प्लस 4 9, और कौन सा होगा 540 हो गया, 450 हो गया। 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, जीरो वाला नहीं होगा, जीरो अगर ले आएंगे 0 54 0 45 तो वो 3 अंकों की संख्याएं नहीं होगी, क्योंकि जीरो पहले लग जाता है तो कोई वैल्यू नहीं रहता। और कोई देखिए 5, चलिए 4 से करते हैं, 4 5 9 और एक और इसमें 9 ऐड कर देते हैं। देखिए 459 हो गया ना, 9 9 18 हो गया। और कोई संख्या बन सकती है, 4 प्लस 5 9 9 9, नहीं बन रही कोई संख्या, ये तो 4 नहीं रह रहा है, 4 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो 504 हो गया, 504 नहीं हुआ है, देखिए 504 छूटा होगा, यहाँ 405 हुआ है तो 504 भी होगा, तो 3 2 5 हुई संख्या। और कोई है 405 450 540 450 540 504 405, देखिए और कौन सा होगा 954 945, ठीक है, 594 होगा ना। देखिए ये सभी क्या हो रहा है, 18 बना रहा है, और भी बनेगा 594 के बाद 495, देखिए 459 हो गया, इसी का रिपीटेशन देखिए ये सब हो रहा है, 459 हो गया, 459 हो गया कर दिया, 945 हो गया, 549 कर दीजिए, बिल्कुल बनेगा 549, ठीक है 549 हो गया, 594 तो 495 हो गया, और कोई बनेगा 954 हो गया है, 945 हो गया है, 549 हो गया। तो कितनी संख्याएं बनी, 3 2 5 और 3 2 5, 10 संख्याएं टोटल बन रही है, और इसके अलावा कोई सामने नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये संख्या, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। कुल संख्याएं कितनी बनी, 10 संख्याएं बनी।
तो डिजिट को इधर उधर कर करके लिखना था, जिसमें 4 और 5 का यूजिंग जरूरी था। ठीक है, तो उसके अलावा और कोई संख्या रखेंगे, 2 3 4 का यूज करेंगे, तो 4 का यूज तो हो नहीं रहा है, 4 रिपीट भी नहीं करना था। 6 का यूज कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। 7 4 11, हाँ 7 4 11 नहीं हो रहा, 7 पर 12 नहीं हो रहा, बस यही 10 संख्याएं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कप ए बी और सी में समान माप के कंकड़ इस प्रकार रखे जा सकते हैं। ए में 4 कंकड़ रखे जाने की क्षमता है, बी में 6 कंकड़ रखे जाने की क्षमता है और सी में 12 कंकड़ रखे जाने की क्षमता है। ये इसका कैपेसिटी दे रखा ए बी और सी के कपों का कि ए में कितने कंकड़ आ सकते हैं, 4, बी में 6 और सी में 12। किसी गड्ढे को भरने के लिए सी का प्रयोग 2 बार किया जाना पड़ सकता है। इसका मतलब एक गड्ढा जो है, ये एक गड्ढा है, इस गड्ढे को भरने में सी कप का यूज कितना बार किया जा सकता है, 2 बार। तो 2 बार सी का यूज किया जाएगा तो सी की क्षमता कितनी है, 12। 2 बार किया जाएगा तो कितने कंकड़ आ जाएंगे, 24। इसका मतलब इस पूरे गड्ढे को भरने में कितने कंकड़ की रिक्वायरमेंट है, 24 कंकड़। 24 कंकड़ में ये पूरा गड्ढा भर जाएगा। तो आगे दिया है, मान लीजिए इस गड्ढे में केवल ए और बी का उपयोग से भरा जाना है। इस गड्ढे को केवल ए और बी के उपयोग से भरा जाना है। क्षमता इसका सी से बता दिया गया है। देखिए, गड्ढे को भरने के लिए सी को 2 बार प्रयोग करना पड़ सकता है, करना पड़ता है। तो सी को 2 बार प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही सी को 2 बार प्रयोग किए गड्ढा भर गया, तो यानी क्षमता तो हमें मिल गई ना कि इस गड्ढे की कितने कंकड़ की क्षमता है, 24 कंकड़। 24 कंकड़ में ये पूरा फिलअप हो जाएगा। तो बोला है कि नहीं, सी का यूज नहीं करना है, सी ने क्षमता बता दिया बस। अब हमें यूज करना है केवल ए और बी का। ए और बी का उपयोग करके भरा जाना है। यदि कब बी का 2 बार यूज किया जाता है, देखिए बी का 2 बार यूज किया जाता है, बी की कैपेसिटी कितनी है, 6, तो 6 गुना 2 यानी 12। और तो पूछा है कि ए का कितना बार यूज होगा, तो हमें तो टोटल चाहिए 24 ना, 24 में भी हमें 12 मिले हैं, तो ए का कितनी बार प्रयोग किया जाएगा, तो बाकी जो 12 बचे हैं उसकी ए की क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, 4 तिया 12 यानी 3 बार। 3 बार ए का यूज करेंगे, जैसे ही 3 बार यूज करेंगे तो 4 गुना 3 12 दे देगा, 12 वो वाला और 12 ये वाला, तो टोटल 24 हो गया। यानी ए का यूज 3 बार हमें करना पड़ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये 6 नंबर क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मोल टू 1.2, 5.5 है ये। 5.5 समकोणों का मान बराबर है। समकोण का मतलब राइट एंगल। 5.5 राइट एंगल में कितनी वैल्यू होंगे, तो आपको पता है एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 5 में कितना हो गया, तो 5 गुना 90 यानी 450। अभी हाफ है नहीं, ये आधा है। एक में 90 तो आधा में कितना, तो हाफ में कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 90 तो 45। तो यहां पे हमने लिख दिया 45 और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 5 4 9 और 495। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a parallelogram has following number of symmetry line। एक पैरेललोग्राम में कितनी सममित रेखाएं होती है। सिमेट्री लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन लगभग सभी पेपर में बने हैं, तो ध्यान रखिए। पहले तो पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम होता है, इट इज द टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन बट एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री। इस तरह से होते हैं। तो पूछा इसमें कितनी सममित, देखिए रेक्टेंगुलर शेप में 2 सिमेट्री लाइन होते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में 2 सिमेट्री लाइन होते हैं, एक इस तरह से बीच में से और एक ये। तो इस सिमेट्री लाइन होता क्या है कि मतलब जिधर से फोल्ड करें ना पूरी तरह से, दो ऑपोजिट वाले भाग को पूरी तरह से ढक ले,
ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर ना निकला होना चाहिए। तो इसमें दो होते हैं, इसमें अगर आप बीच में से ड्रॉ करते हैं तो यहां निकालेंगे तो इस साइड एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा ऐसे, ये वाला जाएगा इधर तो इस साइड एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा ऐसे, तो इसमें एक तो इधर नहीं बनेगा। अगर इधर से आप ट्राई करते हैं तो ये वाला जब नीचे आएगा तो इधर एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो पैरेललोग्राम में एक भी सिमेट्री लाइन नहीं क्रिएट होता, पैरेललोग्राम में एक भी सिमेट्री लाइन क्रिएट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, निम्न गुणों वाले आकार की पहचान कीजिए। कुछ प्रॉपर्टी दे रखे हैं, इन प्रॉपर्टीज के अनुसार टू फाइंड आउट द शेप एंड साइड्स। पहला है, इनकी चार भुजाएं होती है, देयर आर 4 साइड्स ऑफ दैट शेप एंड साइड्स। ठीक है, यह बंद आकृति है, इट इज एनक्लोज्ड या बाउंडेड फिगर। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सभी कोण समान होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इनमें से कौन सा फिगर वो है? ठीक है, इन प्रॉपर्टी के अनुसार क्या केवल आयत है, ओनली रेक्टेंगल, क्या केवल वर्ग है, ओनली स्क्वायर, क्या आयत या वर्ग है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, क्या केवल पतंग है, ओनली काइट। तो देखते हैं क्या है। देखिए, काइट तो नहीं है, काइट नहीं है, काइट भी हो सकता है बट नहीं होगा इसमें, क्योंकि देखिए क्या है, बोला कि चार भुजाएं, तो चार भुजाएं ये भी है और ये भी है। ठीक है, यह बंद आकृति है, दोनों में बंद आकृति है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। देखिए तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसमें भी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो हम क्या डिफाइन नहीं कर सकते, ये भी होगा, ये भी होगा। अगला सभी कोण समान होते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, रेक्टेंगल में। स्क्वायर में 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, आइदर आयत, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आंसर। ओके, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो सम्मुख भुजा अगर अकेले अकेले डिफाइन करेंगे तो रेक्टेंगल होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसको अगर डिफाइन करेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड देखें तो इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड विल बी आल्सो इक्वल। यदि सभी भुजाएं बराबर है तो विपरीत भुजाएं भी तो बराबर होगी ना, इसीलिए इस कंडीशन में इसको बाहर नहीं कर सकते। इट इज आल्सो फुलफिल द ऑल प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस। ठीक है, इसमें सारे प्रॉपर्टीज हैं जो ये चारों लिखा हुआ, तो इसमें भी सारे प्रॉपर्टीज हैं जो ये चारों लिखे हुए हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सुटेबल। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट मनी, ए बी सी डी ई। ये मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इज इक्वल टू 10 रुपीज, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 5, डी 2 एंड ई इज इक्वल टू 0.5 रुपीज, मीन्स की 50 पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट इक्वल टू 45.5 रुपीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन 45 रुपए 50 पैसे के बराबर नहीं है? सो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे दिया है a इज इक्वल टू 4, तो 4 a की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो अगर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 रुपया हो गया। इसका तो कोई वैल्यू नहीं होगा, c एंड g, b एंड c 0 है, तो ये तो कुछ नहीं होगा। d की वैल्यू, d का वैल्यू कितना है, 2 रुपया, तो 2 इंटू 2 4 रुपया इसका हो गया। और ये 3 e की वैल्यू 0.5 है, इसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 रुपया आ जाएगा, यानी 40 4 44 और 1.5 45 रुपया 50 पैसा। तो ये तो इक्वल है, इक्वल नहीं है वो फाइंड आउट करना है। इसको देखते हैं, ये तो कुछ नहीं देगा वैल्यू। b की वैल्यू 20 है, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो गया। c की वैल्यू 5 है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया। d की कोई वैल्यू नहीं, इसके साथ 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। तो 40 5 45, तो 45.5 ये भी हो गया।
अगला है a के साथ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 20, b के साथ इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 20, c के साथ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5, d कोई वैल्यू नहीं, इसको 0.5 के साथ, तो ये आ गया 0.5। तो कितने हो गया 20 20 40 45 और 45.5। इसका मतलब क्लियरली ये वाला ऑप्शन 45.5 के बराबर नहीं है। इसको भी करके देख लेते हैं, इंटू 10 इंटू 20, ये कुछ नहीं ये कुछ नहीं, इंटू 5.5 कितना हो गया 10, ये हो गया 40, ये हो गया, तो 40 और 50 तो यही हो गया, तो ये तो और ज्यादा हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर डी इज नॉट इक्वल टू 45.5 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular sheet of paper of side 4 cm and 6 cm is divided into 4 equal small rectangles. Then area of each small rectangle will be। एक आयताकार शीट है जिसका लेंथ जो है ना साइड का दे रखा है, एक का 4 सेंटीमीटर है और एक का 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला है कि इफ द रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 4 पीस, यदि आयत को 4 भागों में बांटा जाए, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल। छोटे छोटे जो रेक्टेंगल बनेंगे ना, जो आयत बनेंगे, उसका एरिया क्या हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, देखिए तो ये भी रेक्टेंगल बन गया, ये सारे क्या बन गए रेक्टेंगल बन गए। बट इस पूरे का कितना था, पूरे का जो साइड दे रखा था दैट वाज, फिर से मैं यहां पे बनाता हूं, एक 6 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया, एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है। तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 24 सेंटीमीटर तो इस पूरे का है ना। देन वी हैव टू डिवाइड द 24 बाई 4, क्योंकि 4 भागों में बांटा गया है तो 4 से ही डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 6। तो प्रत्येक का कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका प्रत्येक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ना हो कि 24 दिखा लगा के चले आए। सो इसका आंसर कितना आया 6 सेंटीमीटर, प्रत्येक आयत का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत हो वर्ग हो सभी का क्या करते हैं, दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डायमेंशन किसको बोला जाता है, जो भी लेंथ हो, चाहे हाइट हो विड्थ हो या लेंथ हो, लेंथ को ही अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। द यूनिट इज लेंथ। तो चाहे आप हाइट देख लीजिए, चाहे आप विड्थ देख लीजिए, चौड़ाई देख लीजिए, ऊंचाई देख लीजिए, चाहे आप लंबाई देख लीजिए, सभी को लेंथ में ही मेजर करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस टॉप टू बॉटम, तो लेंथ बता रहे हैं, हम हाइट थोड़े ना बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी डायमेंशन ही कहलाते हैं। ये 2D फिगर में आता है, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या फिर आपका सर्कल हो, या फिर और भी जितने ये ट्रायंगल है, ये सभी किस में आ जाते हैं 2 डायमेंशन फिगर कहलाते हैं। और जितने भी वॉल्यूम रखते हैं, जैसे स्फीयर है, जैसे क्यूबॉइड है, जैसे क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, ये सभी 3 डायमेंशन फिगर में आते हैं। मतलब 3 डायमेंशन होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है, जबकि इसके पास लंबाई और चौड़ाई होता है 2D फिगर में। ओके, तो 2D फिगर का अगर एरिया निकालना होता है तो दोनों डायमेंशन का यानी लंबाई गुना चौड़ाई किया जाता है। अगर 3D फिगर का वॉल्यूम निकाला जाता है तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर करके, जबकि सरफेस एरिया जब निकलेगा तो आपको सरफेस एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ यू आर फाइंडिंग द एरिया, यदि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, देन यूनिट विल गो विथ सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, जिसमें यूनिट रहेगा ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। इफ यू आर फाइंडिंग वॉल्यूम, यदि आप आयतन निकाल रहे हैं, देन यूनिट विल गो विथ सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, जिस तरह का यूनिट उसका क्यूब। ओके, तो ये 2D और 3D फिगर को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिव्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट टू कीप इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द बैलेंस सच दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट पैन
and second object in second pen. एक टीचर है जो बच्चों को, जो स्टूडेंट को कुछ ऑब्जेक्ट देते हैं, ऑब्जेक्ट का आपको दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन चूज करना है। वो तराजू के दोनों पलड़ों पर रखने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट देते हैं, जिसमें क्या करना है, बैलेंस करना है उसको। बट आगे क्या बोला है, बैलेंस सच दैट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट पैन एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इन सेकेंड पैन। उसमें क्या करना है कि पहला ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो पहले पैन में रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे पैन में रहेगा, इन लिस्ट में से। ठीक है, तो पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द फर्स्ट पैन इज डाउन। इस ऑप्शन में से, इस कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है जिसमें से कि पहला पलड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है वन नोटबुक, स्कूल बैग, ऑल बुक्स। एक तराजू पर आप एक तरफ रख दीजिए एक नोटबुक जिस पर कॉपी पर लिखते हैं, और एक तरफ पूरा बुक रख दीजिए, तो कौन भारी रहेगा? ये पहला पलड़ा है, ये दूसरा है, और बोला है कि पहला वाला जो रहेगा ना नाम, वो पहले पलड़े पर आएगा, दूसरा वाला दूसरे पर। तो बताइए नोटबुक भारी रहेगा या सारे स्कूल के किताब भारी रहेंगे? तो पहले वाले में दूसरा पलड़ा नीचे चला जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। हमें पहला पलड़ा नीचे करना है। वन नोटबुक, वन चौक। चौक का क्या वजन होता है? नोटबुक इस पे रख देंगे, ठीक है, तो और इस पे चौक रख देंगे, तो पहला पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ऑप्शन तो करेक्ट होगा बी। आगे देख लेते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है एक और 5 किताबें हैं, तो 5 किताबें भारी होगा, दूसरा भारी होगा। इसमें क्या है, एक पेंसिल एक ज्योमेट्री बॉक्स, एक पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आता है, तो पेंसिल भारी नहीं होगा, फिर से सेकंड वाला ही भारी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर ऑफ नेक्स्ट स्टूडेंट इन डिफरेंट सेक्शन A, B, C, D and E of a class given in the following table। एक क्लास है और उसमें सेक्शन बने हुए हैं A, B, C, D and E, जिसका टेबल आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कितने स्टूडेंट है? A में 40, B में 43, C में 42, D में 32 एंड E में 36 स्टूडेंट का ग्रुप बना हुआ है। तो पूछा इन विच ऑफ द पेयर ऑफ सेक्शन इज द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट द सेम। इन चारों में से कौन सा ऐसा पेयर है जिस पेयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच जो संख्या है, संख्याओं का अंतर है, वो बराबर है। तो देखते हैं पहला देखिए AC एंड DE। तो A में 40 और C में 42, दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। वही 2 डिफरेंस इसमें भी होना चाहिए, तो D में 32 और E में 36, उसका 4 हो गया। तो 2 और 4 बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। B देखते हैं AB एंड CD। AB में 3 का डिफरेंस, CD में 10 का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होगा। C देखते हैं AE एंड DE। AE कितने का अंतर है? 4, और D और E कितने का अंतर है? 4। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इन AE एंड DE द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेक्शन इज इक्वल। AC में कितना हो जाएगा? AC में होगा 2, और BE में कितना हो जाएगा? B और E में कितना हो गया? 7 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन होते हैं फैक्टर? एक सबका कॉमन फैक्टर होता है 1, और एक खुद वो संख्याएं फैक्टर कहलाती है। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, दैट इज प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। उसके बाद कौन है? 3। उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11।
अब किसी के माइंड में अगर एक अभाज्य संख्या आ रहा है तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसके केवल एक फैक्टर का होते हैं। अब इसको डिवाइड कर दीजिए बटे 5, क्योंकि औसत क्या होता है, औसत बराबर एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सम कर दीजिए 11 + 7 18 + 5 23 + 26 + 28 अपॉन 5 कितना आ गया, 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 5.6, इसका डी आंसर आ गया। तो सबसे छोटी संख्या भी यहां से पूछी जा सकती है, which is the least prime number? The least prime number is 2. Which is the only even number which is prime number? वह कौन सा इवन नंबर, एकमात्र इवन नंबर है जो कौन सा एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। तो 2 is the only अभाज्य संख्या, only prime number which is also prime number. Sorry, 2 is the only even number which is also prime number. Okay. Last question. Identify the next two entries in the following pattern. इस पैटर्न में next two क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पढ़िए क्या है, 1 2 3 F 5 6 7 E 9 10। आपको पता चल रहा है क्या कि 3 नंबर्स के बाद एक लेटर आ रहा है, और वो लेटर कैसे आ रहा है, F के बाद E आया है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है वो। तो F के बाद E है, E के बाद क्या आएगा, D आएगा। तो यहां से देखते हैं 1 2 3 4 गायब, 5 6 7 8 गायब, 9 10 11, और इधर से क्या आ जाएगा F E D। तो 11D इसका आंसर होगा, 11D। इस ऑप्शन में ये वाला होना चाहिए था, बट यहाँ T जो दिया हुआ है, इट में भी कि वो आफ्टर मैंने देखा नहीं है कि बाद में सुधारा है या नहीं, बट यहाँ T ना होके 11D होना चाहिए था। तो इसमें आई थिंक सबको नंबर मिले होंगे, क्योंकि वहीं से मिस्टेक है। तो 11D इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से 20 जनवरी 2023 में सीटेट पेपर 1 का मैथ्स का जितना भी प्रॉब्लम आया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो मैंने आपको करा दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रहा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।